नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड HSSC CET। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 51 से 75 तक इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सेंटर की साइड इनका क्या है? फेस है। बी डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ डी के दाईं ओर है और ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? इंग्लिश में देखते हैं एक बार। 6 people A B C D E and F are standing in a circle facing the center. B is the immediate neighbor of D and C. जो B है वो डी और सी का क्या है? इमीडिएट नेबर है। अभी हमें ये नहीं पता कि डी इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा। तो जस्ट हम ये लिख रहे हैं कि जो बी है वो डी और सी के बीच में है। हमें सिर्फ इतना पता है। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी। ए है वो पड़ोसी है किसका? ई और सी का। सेम यही चीज हमें इस केस के अंदर है। ई इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी आ सकता है। अब F इज टू द राइट ऑफ D। अब मैं बस ये इंफॉर्मेशन पक्का दी गई है कि F है वो D के राइट साइड में है। F D के दाईं ओर है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो फाइनल है, जैसे F इज राइट ऑफ D, मान लीजिए जो F है, सॉरी जो D है वो यहां पर हमने प्लेस कर दिया और जो F होगा वो D के राइट में होगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? F लिख दिया। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? जो B था वो D और C के, सॉरी B है वो D और C के बीच में है। अब D के जस्ट साइड में कौन है? B। इस साइड तो F आ गया, तो मतलब B इस साइड है। B इस तरफ है तो इसके साइड में कौन आएगा? C आएगा। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज हमारे पास हो गया है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? E और C के बीच में कौन आएगा? A। अब ए है वो सी के या तो राइट में या लेफ्ट में है, लेकिन राइट में हमारे पास बी ऑलरेडी आ चुका है। तो ए कहां होगा? यहां पर होगा। और इस साइड कौन आएगा? ई आएगा। तो इस टाइप से हमारे क्या बन जाएगी? एक जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बन जाएगी। अब वो इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ए और एफ का, ए कहां पर है दोस्तों? ए हमारा ये है और एफ क्या है? ये। इनका इमीडिएट नेबर, दोनों का नेबर कौन होगा? ई होगा। तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? राइट ऑप्शन है। दिस लेक ऑफ हरियाणा इज ए पार्ट ऑफ असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका भाग कौन सी झील है हरियाणा की? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बड़खल होगा। विच टाइप ऑफ रजिस्टर इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार होता है? तो इसका ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज रेफर्ड एज। विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने की बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम पर्सनल सेलिंग, इसका आंसर हो जाएगा। ये रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है, मार्केटिंग का क्वेश्चन है ये। तो ये वैसे भी एग्जाम के अंदर इस बार नहीं आने वाला है, एटलीस्ट प्री के अंदर तो सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इन रूरल मार्केटिंग। ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद राजनीति नहीं है? तो अगेन रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर हमारे पास सी आएगा, प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण। अब है क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2011 व्हाट इज द
परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन हरियाणा। तो इसके अंदर जो हरियाणा के अंदर जो साक्षरता दर है किसके 2011 की जनगणना के अनुसार, वो उसका प्रतिशत कितना है। तो ये एक वीडियो लेके आनी पड़ेगी जिसके अंदर 2011 की जो जनगणना है उसका एनालिसिस हम करेंगे। तो इसका आंसर अभी के लिए 75.6% होगा। उसके बाद व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे। जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, वो हो जाएगा 29 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग रोट द बुक अमुक्त मालद्या। ठीक है, किस राजा ने अमुक्त मालद्या नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसका बिल्कुल एकदम ठीक उत्तर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स टू द बेस e डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है जब x इज नॉट इक्वल्स टू वन है, और फंक्शन की वैल्यू k के इक्वल दे रखी है जब x इज इक्वल्स टू वन है, और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस दिया गया है किसके ऊपर, x इज इक्वल्स टू वन के ऊपर। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो जब भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उस केस के अंदर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और जो एफ फंक्शन है वन के ऊपर कंटिन्यूस दे रखा है तो एफ वन के तीनों ही इक्वल रहेंगे। तो इस केस के अंदर जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल्स टू वन के ऊपर तो के की वैल्यू दे रखी है, और एक्स नॉट इक्वल्स टू वन पे मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो हमें फंक्शन की ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक उठा लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए राइट हैंड लिमिट ले लिया, तो एक्स इज टू वन प्लस एच। एच एक स्मॉल वैल्यू है विच टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो को टेंड्स करती है लेकिन जीरो है नहीं। ठीक है, जीरो से कुछ बड़ी है, तो मतलब वन प्लस एच क्या हो गया, वन से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो जब x की जगह वन प्लस एच पुट करेंगे तो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स जैसे हमें गिवन है log ऑफ एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर वन प्लस एच पुट करेंगे तो ये h का फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो इक्वल्स टू log ऑफ वन प्लस एच अपॉन वन प्लस एच माइनस वन। वन से वन कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एच क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच अपॉन सॉरी लॉग वन प्लस एच अपॉन एच। तो जैसे एक फॉर्मूला है ये है, इसके ऊपर ये अप्लाई होगा, log ऑफ e टू द बेस वन प्लस log ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस e डिवाइडेड बाई एक्स इज टू वन के इक्वल होता है व्हेन लिमिट x टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला क्या है हम अप्लाई कर देंगे, इसके अंदर भी यही है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो log ऑफ वन प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एफ वन के ऊपर कितनी है, जब x इक्वल्स टू वन होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, के। तो एफ वन इज इक्वल्स टू के, और जैसा कि मैं पता है कि कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, एफ वन के इक्वल होगी। तो मतलब राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, ये आ गई। तो के की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो, उसके अंदर जनसंख्या घनत्व जो हरियाणा का कितना है वो पूछ रखा है। तो जनसंख्या घनत्व हरियाणा का होगा 573, 573। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 61, ये रूरल मार्केटिंग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास है, जो पुअर लिटरेसी रेट है वो क्या होगा, खराब साक्षरता दर। इसके अंदर क्या चुनौती माना जाता है ग्रामीण के अंदर, गांव के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, अंकिता स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही turned towards left and walked 40 meter. He then turned left and walked 30 meter. He again turned left and walked 50 meter. How far is he from his original position? अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है 30 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर चलना से शुरू करता है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। 30 मीटर चलने के बाद क्या करता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट के अंदर टर्न लेता है। तो बाईं ओर मुड़ गया और फिर वो 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वही बाईं ओर मुड़ता है, तो दोबारा से वो नीचे की साइड मतलब साउथ की साइड आने लगा और 30 मीटर चलता है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यहाँ से वो 50 मीटर मतलब 40 मीटर तो इसके बराबर चलेगा और 10 मीटर और कवर कर जाएगा। तो 50 मीटर वो क्या है, चलता है। अब मूल स्थिति से कितनी दूर है, तो यहाँ से कितनी दूर होगा, वो 10 मीटर आगे निकल जाएगा। तो 10 मीटर क्या इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर है 30 ईयर्स, 30 साल। जो राज्यसभा का मेंबर है उसका मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी 30 वर्ष आयु होती है। और जो लोकसभा है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल, 25 ईयर्स। ठीक है। उसके अलावा रूरल डिमांड इज जनरली, क्या रूरल डिमांड है, क्या है वो सीजनल होती है और इरेगुलर होती है। तो इसका आंसर है बी, सीजनल एंड इरेगुलर। ठीक है। मौसमी और अनियमित क्या होती है, ग्रामीण मांग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिला क्या था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सेक्स रेशियो था वो था 879, 879। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग? रूरल मार्केटिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वेल डेवलप्ड मार्केट। ठीक है, अच्छी तरह के विकसित बाजार, ये कोई समस्या नहीं है। वो वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया? भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था। उसके बाद जो हुमायूं, फिर अकबर था, और फिर जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है बाबर। क्वेश्चन नंबर 68 है, approximate change in the volume V of a cube of side x meter caused by increasing the side by 3%। भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन V में लगभग परिवर्तन है, कितना परिवर्तन है? तो देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है x मीटर। ठीक है, x मीटर क्या एक साइड दे रखी है। तो जो क्यूब होता है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तीनों साइड क्या हो जाएंगी, x मीटर हो जाएगी। अब इसको तो अगर मैं 3% बढ़ाऊं, 3% बढ़ाने का मतलब 103 बाय 100 इंटू एक्स, मतलब x से मैं इसको 1.03 x कर दूं। अब जब x था तो इसकी वॉल्यूम थी एक्स क्यूब। ठीक है, जो क्यूब की वॉल्यूम होती है वो होती है साइड की क्यूब। जो भुजा होता है उसका घन कर देते हैं, वो क्या आ जाती है, उसका आयतन आ जाता है, वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है, और जब एक्स इसकी साइड थी तो इसकी वॉल्यूम एक्स की क्यूब आ रही थी। लेकिन जब बढ़ा दिया हमने 3% का इंक्रीमेंट कर दिया तो उसकी वॉल्यूम आएगी 1.03 एक्स का क्यूब। तो इस केस में ये एक्स क्यूब रहेगी और इस केस में कितना रहेगी, ये 1.092727 एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो अब क्या पूछा है इसमें कि इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो ये तो 1x क्यूब था और इसमें ये कितना हो जाए 1.0292727। तो जो इंक्रीमेंट आया वो कितना आया है, 0.092727 एक्स क्यूब का इंक्रीमेंट आया है। तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 0.09
क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन के अंदर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा मार्क्स द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो गेहूं है, ठीक है, गेहूं के बाद सरसों है, मतलब जो हमें सर्दी के मौसम में देखने को मिलती है, जिसकी कटाई लगभग लगभग हम मान सकते हैं कि मार्च अप्रैल के अंदर शुरू हो जाती है, मार्च के लास्ट में अप्रैल के अंदर, वो क्या होती है, रबी की फसल होती है। जो रबी क्रॉप्स हैं, अगर इसकी बिजाई की बात करें तो जो इसकी बिजाई है वो अप्रोक्स अक्टूबर के आसपास क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है कि जब बो रबी की फसल को जब बोते हैं तो उसके अंदर किस नृत्य को किया जाता है, तो जो इसका आंसर है वो है लूर, ठीक है। लूर नृत्य को हम करते हैं कब, जब रबी की फसल की बिजाई होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है, वो क्या हो जाएगा, मैथ्स का आ जाएगा हमारे पास। इसके अंदर क्या दे रखा है, a+1 3a और 4a+2, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दे रखे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए बी और सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, एपी के अंदर है, तो जो इनका डिफरेंस होगा ए और बी का, वही बी और सी का होगा। फॉर एग्जांपल बी माइनस ए, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, वो इक्वल होगा सी माइनस बी के। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, a+1 3a और 4a+2, तो a+1 3a 4a+2, ये क्या दे रखे हैं, एपी के अंदर दे रखे हैं, और हमसे क्या पूछा गया है कि ए की वैल्यू बतानी है। तो हम जो सिंपल प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, जो इनका डिफरेंस है, मतलब 3a माइनस a+1, ये क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस केस के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 4a+2 माइनस 3a। तो हमें ये पता है कि जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या रहता है, इसका हमेशा डिफरेंस रहता है, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो ये डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 3a माइनस ए, यहाँ पर माइनस बाहर था तो साइन दोनों के चेंज होंगे, तो -1 इज इक्वल्स टू 4a+2 माइनस 3a। इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3a, a+2, ए कोई साइड लेंगे, 1 कोई साइड लेंगे, तो 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 2+1, तो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3। तो जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ऑप्शन डी। वेयर डिड द मोरबी ब्रिज ट्रेजिडी अकर। जो मोरबी ब्रिज है वो हादसा हुआ था, जो गुजरात के अंदर एक पुल था जो कि गिर गया था, ठीक है। तो उसको हम मोरबी पुल बोलते थे, हम मोरबी ब्रिज बोलते थे, काफी पुराना पुल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में फोन बूथ के सामने खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक फोन बूथ है, ठीक है। इसके अंदर 7 व्यक्ति खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उसके बाद सी और जी के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। जो सी और जी है उनके बीच क्या है, कोई एक स्पेस खाली है। अब ये नहीं पता सी आगे है या जी आगे है, इनकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे हो सकती है। डी ए के ठीक पीछे है, जो डी है वो ए के ठीक पीछे है, मतलब इनकी पोजीशन फाइनल पता है कि ए और डी आगे पीछे है। एफ बी और डी दोनों के पीछे है, जो एफ है एफ डी और बी के दोनों के पीछे है, मतलब एफ से आगे कहीं पर डी भी है और बी भी है, लेकिन डी और बी के बीच में हमें फिर से डाउटफुल है कि कौन सा ज्यादा आगे है। डी और सी क्रमशः पंक्ति के चौथे और पांचवें स्थान पर है।
अब हमें ये पता है कि डी तो चौथे स्थान पर है और सी क्या है, पांचवें स्थान पर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होना चाहिए। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इसका यूज करें सबसे पहले, क्योंकि डी से एक आगे क्या है, ए है, जो कि जिसके अंदर हम कंफर्म है, ठीक है। उसके अलावा एफ से आगे क्या है, डी और बी दोनों है, तो मतलब बी इन दोनों पोजीशन में कहीं पर होगा और एफ इन दोनों पोजीशन में कहीं पर होगा। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमने कर लिया। अब सी और जी के बीच में एक इंसान था, तो सी और जी के बीच में, तो जी यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर ए है, तो जी यहाँ पर है और इसके बीच में एक इंसान है, ठीक है। सी और जी के बीच में एक इंसान कौन हो सकता है, यहाँ पर एफ है, वो होगा। और बी इन दोनों में से एक में है, तो देखते हैं ए प्रथम है, ए प्रथम नहीं है क्योंकि ए तो तीसरे नंबर पे है। बी प्रथम है, बी भी प्रथम हम सत्य कह नहीं सकते कि, क्योंकि इसमें एक हो या दो नंबर पे किसी पे भी हो सकता है। एफ छठा है, एफ सिक्स पोजीशन पे है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा, एफ इज सिक्स। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 एडवांस्ड एस्टिमेट। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय स्थिर स्थिर मूल्य पर क्या है, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, 1,85,490, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा रन्स फिश एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। तो जो फिश एंड ब्रीडिंग सेंटर है ये पूछा गया कि कहाँ पर है, तो जो फिश एंड ब्रीडिंग सेंटर है वो होगा पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल मार्केटिंग मिक्स, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास डी, डी क्या है, पैकेज, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन हुए समाप्त। अगले 25 क्वेश्चन में के लिए अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए हम अच्छा कंटेंट ला सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।